हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का पार्ट 3 करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ लेंगे जाएगा। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में एमसीक्यूज के फॉर्मेट में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्या होता है, अगर हमको इन दोनों के बीच में कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो हम उस एमसीक्यू को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बच्चों, जब मैं क्लास 12th में था, मेरे बीएसटी में 100 में से 98 नंबर आए थे। और मुझे को पता है, जब मैं बोर्ड एग्जाम देकर घर पे आया, मुझे पता है कि जो एक नंबर, उस 2 नंबर जो मेरे कट गए थे, उसमें से एक नंबर मुझे अभी भी पता है कि वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कटे थे। ठीक है, वहां पे एक क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई मुझे करना था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है। तो उसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई और उसके चक्कर में मेरा एक नंबर कट गया। आपके वो नंबर ना कटे, इसलिए जल्दी से देख लो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 2 तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम कॉमन जॉब्स को ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक जनरल मैनेजर है। ठीक है, जनरल मैनेजर ने क्या किया, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, ठीक है, हो सकता है मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। ये फाइनेंस की जॉब्स, जितने भी फाइनेंस की जॉब्स वाले लोग हैं, जितने भी फाइनेंस का काम है, हम एक डिपार्टमेंट बना दे फाइनेंस के नाम से, और अब जो भी जॉब्स फाइनेंस से रिलेटेड होगी वो वहां पर करी जाएंगी। ठीक है ना बच्चों, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग कर देंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग कर देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर देंगे, है ना, और सेल्स डिपार्टमेंट अलग कर देंगे। तो क्या है, ये सारा हमने अलग कर दिया है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर। और उसी के अगेंस्ट आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर हम तब करते हैं जब एक कंपनी के पास मल्टीपल लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मानो एक कंपनी है, वो एफएमसीजी यानी कि बिस्किट वगैरह ये भी बनाती है, मेडिकल का सामान भी बनाती है ना, और वो जैसे मानो चॉकलेट्स भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे आइटम्स, है ना, प्रोडक्ट्स वो ज्यादा बनाते हैं। ठीक है ना, मोर देन 2 या 3 प्रोडक्ट्स उनके हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो एक कंपनी है, एक कंपनी में 3 से 4 प्रोडक्ट लाइन है। वो कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बनाती है, वही कंपनी, है ना, क्रिकेट से रिलेटेड चीजें भी बनाती है, वही कंपनी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, उन प्रोडक्ट्स के मल्टीपल डिपार्टमेंट हो जाएंगे, और हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग खुद का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, बस अब हमको फंक्शनल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेने हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देख लेने हैं, और हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एडवांटेजेस देखो। सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन कैसे, एक व्यक्ति मानो अगर वो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अगर एक व्यक्ति अकाउंटेंट है, ठीक है, तो अकाउंटेंट अगर वो है तो क्या होगा, वो खुद की जॉब के अंदर उस स्पेसिफिक जॉब के अंदर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, तो उसको कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहां पर एक चीज याद रखो, मानो जनरल मैनेजर है, ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। ठीक है, मानो ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस का है, ये मार्केटिंग का है, ठीक है, ये सेल्स का डिपार्टमेंट है।
ठीक है। तो ये हो जाता है डिविजनल, ये हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फिर प्रोडक्शन फंक्शन मान के चलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान के चलो, तो इसका जो हेड होगा, इसका जो हेड होगा उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं संभालना है, लेकिन उसको सिर्फ उन 3 से 4-5 बंदों को संभालना है जो उसके अंदर है। तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आराम से इजी हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट फाइनेंस से बात कर सकता है, फाइनेंस मार्केटिंग से बात कर सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन वाले बात कर सकते हैं। तो बात करना, कोऑर्डिनेशन करना बहुत इजी हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इफेक्टिव ट्रेनिंग। जो डिपार्टमेंटल हेड होता है, डिपार्टमेंटल हेड होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकता है, स्पेसिफिक स्किल्स पर ट्रेन कर सकता है। मुझे बताओ, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, तो वो अपने लोगों को सेल्स करना तो नहीं सिखाएगा, सेल्स करना तो नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। ठीक है, क्योंकि हमको कुछ ही स्किल सेट पर लोगों को ट्रेन करना होता है। जो सेल्स वाले हैं उनको क्या करना है, उनको सेल्स पर ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, अगर सेल्स डिपार्टमेंट में कोई बंदे हैं तो मुझे बताओ, मैं उनको प्रोडक्शन की ट्रेनिंग थोड़ी ना दूंगा, मैं उनको प्रोडक्शन की ट्रेनिंग नहीं दूंगा, लेकिन मैं उनको सेल्स की ट्रेनिंग दूंगा। तो क्या होता है, इफेक्टिव ट्रेनिंग हो जाती है। फोर्थ देखो, इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल। ठीक है, देखो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं वो कौन देख रहा होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड देख रहा होगा। तो इससे क्या होता है, बेटर कंट्रोल होता है और इजी सुपरविजन हमको मिलती है। अगर मुझे बताओ, जनरल मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता सब कुछ चेक करने के लिए, तो हो सकता है सुपरविजन इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कंट्रोल अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा होता, लेकिन क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है वो ही लोगों को देख रहा है कि क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो। देखो क्या होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, वो एक्टिविटीज को डिसाइड करते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मुझे बताओ, किसी भी एक स्टेप के अंदर वर्क डुप्लीकेट होगा, यानी कि 2 लोग एक ही काम कर रहे होंगे, तो उस डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी है एंड इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, वो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी लोग, 2 से 3 लोग, ठीक है ना, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज ना करे। फंक्शनल स्ट्रक्चर के सब कुछ एडवांटेजेस ही नहीं है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो, इसके डिसएडवांटेज ये है कि हम सिर्फ डिपार्टमेंट्स, उस डिपार्टमेंट में फोकस करते हैं। जैसे कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है ना, तो वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही फोकस करेगा और दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक नैरो स्कोप जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, सिर्फ वो जो व्यक्ति है, जो डिपार्टमेंट का हेड है ना, वो सिर्फ खुद के डिपार्टमेंट में फोकस करेगा। ठीक है, तो ये एक गलत बात है, हमको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सोच के चलना चाहिए। और कभी कभार क्या होता है, डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल डिपार्टमेंट जहां पे होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हो सकता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, अगर उसने कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट को कुछ राय दी, कुछ बात बताया, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी हो सकता है ना माने। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभार कोऑर्डिनेशन फेल हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अगर मानो ओनर ऑफ द कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आके पूछे कि आपने टारगेट मीट क्यों नहीं किए, हमने बोला था आपको 100 यूनिट इन अ मंथ आपको प्रोड्यूस करनी है, आप प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाए, तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ब्लेम करेगा किसको, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को, कि जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने हमको रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं कराया। अगर मैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को पूछूंगा कि आपने काम क्यों नहीं किया, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बोलेगा कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे फंड नहीं किया। ठीक है, तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करी जाती है इसमें। तो इनमें क्या होता है, होती है ना, वो पास ऑन करी जाती है डिपार्टमेंटल हेड्स के द्वारा, कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, अगर वो कर देता तो मैं भी कर देता। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्यादा रिसोर्स दे दिए,
फाइनेंस डिपार्टमेंट को कम रिसोर्स दिए, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उन पर हमने रिसोर्स एलोकेट ही नहीं करे, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन भी यहां हो जाता है। देखो सबसे बढ़िया पॉइंट ये लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉब्स। अब मुझे बताओ कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा है जो है अकाउंटेंट, हमने उसको ट्रेन किया, हमने अच्छी तरीके से उसको सुपरवाइज किया, उसके ट्रेनिंग में हमने खर्चा किया और उसको स्पेशलाइज्ड बना दिया हमने उसके काम के अंदर। ये दूसरे डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं कर सकता, इसको मैं अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये अच्छा काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत सालों से इसी एक्टिविटी के ऊपर ट्रेंड है, इसी जॉब के ऊपर ट्रेंड है। तो क्या हो जाता है, कैन नॉट मूव टू अदर डिपार्टमेंट, यानी कि अब अकाउंटेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ सकता, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता। ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। जल्दी से हम डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। हमको पता है डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। यहां पे देखो बच्चों, तो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी हैं एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो क्या होता है, एफएमसीजी का एक डिविजनल हेड होगा, एक डिविजनल हेड होगा, ठीक है। उसके अंदर होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसी का होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसी का होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और मेडिकल प्रोडक्ट्स का होगा अलग से फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनका होगा अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये क्या होता है, ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो एक तरीके से आप याद कर सकते हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है मानो स्कूल्स का, होता है स्कूल्स का, जिसके अंदर आपके पास मैथ्स का टीचर होता है, इंग्लिश का टीचर होता है, एसएसटी का टीचर होता है, ठीक है, अकाउंट्स का, बीएसटी का, सबका टीचर आपका होता है। तो ये मानो ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर। और जब आप कोचिंग जाते हो, जब आप कोचिंग क्लासेस जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्लास 11th के बैच होते हैं, वहां पे देखो क्लास 11th के बैच होते हैं, क्लास 12th के बैच होते हैं, ठीक है, 10th के बैच होते हैं। तो ये क्या है, कोचिंग क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, स्कूल्स क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में हर काम के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। एक टीचर अपॉइंट कर दिया, वो क्लास 11th को भी पढ़ाएगा, क्लास 12th को भी पढ़ाएगा। एक मैथ्स टीचर अपॉइंट कर लिया, वो क्लास 9th को भी पढ़ाएगा, क्लास 10th को भी पढ़ाएगा, 11th को भी एंड 12th को भी पढ़ाएगा। लेकिन क्या होता है, कोचिंग क्लासेस में अलग होता है। जैसे कोचिंग क्लासेस में क्या होता है, मानो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेई के टीचर्स अलग होंगे, ठीक है, और नीट के टीचर्स अलग होंगे, ठीक है। तो ये दो सेगमेंट्स आ गए, मानो ये दो प्रोडक्ट हैं, दो प्रोडक्ट आ गए, जिसके अंदर हम बहुत सारा डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। तो स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले जो डिविजनल हेड होता है ना, जो डिविजनल हेड होता है वो अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि वो बार बार इसी के ऊपर फोकस कर रहा है, इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो जो डिविजनल हेड है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे होता है फास्ट डिसीजन मेकिंग। हमको कोई सा भी डिसीजन के लिए ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिविजनल हेड से अगर हम पूछ लेंगे तो सारा डिसीजन, कोई भी कोर डिसीजन है वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, यानी कि यहां पर अकाउंटेबिलिटी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स जो कि मैनेजरियल जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, जो हर एक प्रोडक्ट लाइन को देखते हैं, अगर वो जवाबदेही मांगे, अगर वो पूछे एफएमसीजी बच्चों क्या होता है, जैसे कि आप बिस्किट्स खाते हैं, आप वो हर एक गुड्स जो फास्ट मूविंग है, वो हर एक गुड्स जो फास्ट मूविंग है जो हम खाते, जैसे चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुरकुरे वगैरह, ये सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स एफएमसीजी के डिविजनल हेड से पूछे कि बताओ आप लॉसेस में क्यों चल रहे हो, तो ये ऐसे नहीं बोल सकता कि जो मेडिकल प्रोडक्ट्स वाले लोग हैं वो हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करी जा सकती, लेकिन उसी डिपार्टमेंट, उसी डिविजनल हेड को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या रीजन था, लॉसेस के पीछे क्या रीजन था। देखो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ जॉब्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो मुझे बताओ कि जो व्यक्ति एफएमसीजी कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो अगर उस व्यक्ति को हम उठा के यहां प्रोडक्शन लाइन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। काम तो प्रोडक्शन का ही है ना,
ठीक है, बस मटेरियल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हैं, लेकिन काम तो प्रोडक्शन का ही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यहां से एक व्यक्ति को उठा के हम यहां डाल सकते हैं, या यहां से उठा के यहां डाल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। फोर्थ है, फिफ्थ है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर से क्या होता है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है। अब मुझे बताओ, एक डिविजनल हेड है जो सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में फोकस करेगा, इसी की ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगा, तो क्या होगा, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्सपैंड करेगी एंड वो ग्रो होगी। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक चीज एक ही एम के पीछे है कि हमको एफएमसीजी प्रोडक्ट को फेमस करना है, उसको सेल करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसको प्रोड्यूस करना है, उसको प्रोक्यूर करना है, ठीक है, और बेस्ट रेट्स पे पब्लिक को हमको सेल आउट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इसमें बहुत होती है। लेकिन देखो बच्चों, इसके भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज यानी कि कभी कभार जो डिविजनल हेड्स होते हैं वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में तो सोचते ही नहीं है, जानते ही नहीं है वो प्रोडक्ट क्या है। दूसरा है ह्यूज कॉस्ट, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर को कैरी आउट करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। देखो, दो लाइंस हो गई, अब देखो इसी का तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो कितनी ज्यादा हमको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इन सब डिपार्टमेंट्स को सेटअप करने के लिए, इन सब डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है लेकिन इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये सूटेबल देखो किन लोगों के लिए है, ये सूटेबल उन के लिए है जिनके पास लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सूटेबल है जहां पे लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो यहां पे क्या होता है, एक और डिसएडवांटेज है कि यहां पे एलोकेशन ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। जो डिविजनल हेड्स हैं वो बोल सकते हैं कि अरे यार, आपने इस डिपार्टमेंट को, इस डिविजनल स्ट्रक्चर को, इस डिविजनल हेड को आपने ज्यादा एलोकेशन ऑफ फंड्स कर दिए, ठीक है ना, ज्यादा फंड्स इनको एलोकेट कर दिए, तो ये लड़ाई तो दोनों ही डिपार्टमेंट में, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। देखो कंपैरिजन चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। देखो यहां पे लिख रखा है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेसिस देख लेते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे तो देखो, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। यहां पे जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उनका फॉर्मेशन फंक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। एंड डिविजनल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो प्रोडक्ट लाइन से रिलेशन है ना, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शंस, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे है ना प्रोडक्ट अलग अलग कर दिए और प्रोडक्ट के अंदर फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे फंक्शंस है। देखो सेकंड देख लो, स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है लेकिन वहां पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट। हम किसी भी डिपार्टमेंट पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर डिविजनल हेड के ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजरियल डेवलपमेंट, डिफिकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे जो मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति को, ठीक है ना, फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो इजियर होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ऑटोनॉमी होती है, ठीक है ना, ऑटोनॉमी होती है एज वेल एज द चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस हेल्प्स इन मैनेजरियल डेवलपमेंट। जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो फंक्शन में डिफिकल्ट है लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में इजियर है। कॉस्ट देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर की कम होती है, डिविजनल स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे अच्छा होता है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में, है ना, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन कम होगा, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन इजी होता है क्योंकि हर एक फंक्शन अपने आप से रिलेटेड है और एक ही प्रोडक्ट में इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। देखो हर चीज, हर फंक्शन एक डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है, तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ना वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमने इस पूरे वीडियो में समझ लिया है कि
फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम इनफॉर्मल एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको समझ में नहीं आया हो रिवाइंड करके देख लो, कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक